Hello students, this is Anju Pradhan. I am working as a guest lecturer in Government Jaydev Satpathy College बसना. As you know, हम लोग व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे. तो इसी कड़ी में हम यूनिट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे. तो प्रबंध विचार, तो इसका नाम है प्रबंध विचारधारा का विकास, ठीक है. प्रबंध विचारधारा में हमने पिछले समय नौकरशाही विचारधारा के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भी वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, है कि नहीं, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध की क्या विचारधारा है उसके बारे में जानेंगे. देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या होता है. प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्क युक्त आधुनिक तरीकों का उपयोग करना, है कि नहीं. वैज्ञानिक प्रबंध को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं. इसका मतलब है कि जो रूढ़िवादी तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं, उनको छोड़कर कुछ नए तरीकों का भी उपयोग करना, है कि नहीं. क्योंकि देखिए, समय बदल रहा है तो कार्य करने के तरीके भी बदल रहे हैं, तो उनका मापन भी बदलना चाहिए, है ना. क्योंकि पुराने तरीके से कार्यों का मापन करने से वो क्या अभी के कंपटीशन में जम पाएंगे, क्या नहीं जम पाएंगे. इसलिए अभी के तरीके के हिसाब से उनका मापन करना आवश्यक है. देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, F.W. टेलर. और उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही वैज्ञानिक प्रबंध के तथ्य लिखे हुए हैं. देखिए, सबसे पहले F.W. टेलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय. देखिए, इनका जन्म 1856 में फिलाडेल्फिया USA में हुआ था. 1878 में इन्होंने अमेरिका के मिडवेल स्टील वर्क्स में एक प्रशिक्षणार्थी मैकेनिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया. बचपन से बहुत जिज्ञासु और मेहनती थे. फिर धीरे धीरे वो उसी कंपनी में लिपि भी बने, गैंग बॉस भी बने, फोरमैन बने, मास्टर वैज्ञानिक बने, मास्टर मैकेनिक, और 1884 में सीधा चीफ इंजीनियर बन गए. देखो, कार्य करते करते उन्होंने अपने स्टीवंस इंस्टीट्यूट से शाम को के समय अध्ययन करके इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त कर ली. मिडवेल फैक्ट्री के पश्चात टेलर ने 1898 में बेथलेहम स्टील कंपनी में चले गए, परंतु वहां के कर्मचारी और अध्ययन प्रबंधक वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध करने लगे. तो टेलर ने 1903 में शॉप मैनेजमेंट तथा 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पुस्तकों का उनके पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने जनता का ध्यान वैज्ञानिक प्रबंध की ओर आकर्षित किया. मतलब वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने लगे कि वैज्ञानिक प्रबंध भी कोई चीज़ है. तो सिर्फ नॉर्मल प्रबंध से कोई मतलब नहीं, हमको वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध करना आवश्यक है. और उसके बाद 1915 में फिलाडेल्फिया में ही टेलर की मृत्यु हो गई. देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में आपको पता चल चुका है कि जो रूढ़िवादी तरीकों से हटकर थोड़ा सा काम करते हैं और तर्कयुक्त होते हैं, वही क्या होते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंध होते हैं, है ना. देखिए, इसको और देख सकते हैं. जिस प्रकार वैज्ञानिक अन्वेषण में प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा तथ्य एकत्रित करके और फिर उनका विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, उसी प्रकार प्रबंध संबंधी समस्याओं में भी समस्याओं को एकत्र करके उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके और इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है कि नहीं. देखते हैं इसमें वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं. देखिए, पहला है कार्य का नियोजन, है कि नहीं. वैज्ञानिक प्रबंध में क्या किया जाता है, कार्य का नियोजन योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है. देखो, जो कल किए जाने वाला कार्य की योजना आज ही तैयार कर ली जाती है. और संबंधित उपकरण, सामग्री, श्रम, कच्चा माल आदि का पूर्व में प्रबंध कर लिया जाता है कि नहीं. लेकिन नियोजन का काम मतलब तो वही होता है ना, मतलब पहले से चीज़ों का प्रबंध कर लेना ताकि बाद में परेशानी ना हो काम के वक्त. अगला है उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास. देखो, वैज्ञानिक प्रबंध में किसी भी कार्य को लक्ष्य मानकर उसे पूरा करने के लिए
श्रम एवं प्रबंध की सामूहिक प्रयास की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रम व संगठन दोनों एक साथ अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो किसी एक के प्रयास से काम पूरा नहीं होगा, है ना। वहाँ पे काम अधूरा होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे श्रम व प्रबंध के सामूहिक प्रयत्न का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगला है तीसरा, कार्य करने का वैज्ञानिक ढंग। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य करने का वैज्ञानिक ढंग को प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले गायों का दूध कैसे निकाला जाता था, मैनुअली निकाला जाता था, है कि नहीं। अब मुश्किल मशीनें आ गई हैं, है ना। सो जो भी फैक्ट्री हैं और डेयरी वाले, वो लोग क्या करते हैं, लोगों को नियुक्त करने की जगह मशीन ले लेते हैं, है ना। तो मशीन से दूध की दुहाई हो रही है, तो साफ़ सुथरा भी रहता है और अच्छे से दूध दुहा जाता है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है उसमें। अगला है प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन, है कि नहीं। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है, सिद्धांतों या नियमों जिनके आधार पर कार्य संगठन एवं क्रियान्वित की जाती है का प्रतिपादन औद्योगिक प्रबंध की समस्याओं के अन्वेषण तथा तथ्यों के सही विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, किसी तीर या तुक्के के आधार पर नहीं। देखो, पूरी बातों का संकलन करोगे, उसका तो उनका विश्लेषण करोगे, उसके बाद ही किसी निर्णय में पहुंचोगे कि हमको क्या काम करना है। या कहीं भी तीर या तुक्का मारने से नहीं होता, क्योंकि अभी तक कोई उतना को बाजार का ज्ञाता पैदा नहीं हुआ है जिसको हर चीज़ का ज्ञान हो, है ना। अगला है मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण क्या होता है, ह्यूमन अप्रोच। देखिए, आप देख सकते हैं कि परिभाषा में जिस प्रकार से बताया गया था, वैज्ञानिक प्रबंध में सन्निहित मानवीय दृष्टिकोण को इंगित नहीं किया गया है ना, परंतु यह वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। वैज्ञानिक प्रबंध का आशय मजदूर पर भार बढ़ाकर अधिक काम कराना नहीं होता है, बल्कि कार्य को सरल बनाकर कार्य को करने के ढंग और औजारों में आवश्यक सुधार करके मजदूर की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। देखिए, इसमें किस प्रकार से किया जाता है, मे भी मजदूरों की जो मशीन्स हैं उनको चेंज कर देंगे। उसके अलावा वो उनको ट्रेनिंग देकर कि इसका उपयोग कैसे करते हैं करके, तो इससे धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मानवीय दृष्टिकोण भी चल जाता है। चलो आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विधि या सिद्धांत। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध की क्या क्या विधियाँ होती हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले शॉर्टकट में बता देती हूँ। पहला होता है पारस्परिक सहयोग, दूसरा पारस्परिक सहयोग में मानसिक क्रांति भी होती है। दूसरा प्रमापित कार्य का निर्धारण, श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव तथा प्रशिक्षण। अगला सामग्री, उपकरणों व कार्यविधि का प्रमापीकरण। उसका प्रशासनिक पुनर्गठन। देखिए, पहला वाला देखते हैं, पारस्परिक सहयोग अथवा मानसिक क्रांति, है ना, मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन एवं एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में संपूर्ण योजना का आधार क्या होता है, प्रबंध एवं श्रम के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना ये होती है कि नहीं। यदि इन दोनों में आपसी विश्वास का अभाव होगा तो क्या होगा, वैज्ञानिक प्रबंध की जो योजना है वो विफल हो जाएगी, मतलब असफल हो जाएगी। पुराने काल से विचार आ रहा है कि चल रहा है कि पूंजीपति अन्य लोगों को मजदूरी देकर विभिन्न
वस्तुओं का निर्माण करा लेता है और उन वस्तुओं के विक्रय द्वारा अपनी संपत्तियों में वृद्धि कर लेता है ना। ऐसे में क्या होता है, वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता है। ऐसे पूंजी तथा श्रम को दो भागों में बांट दिया गया है। आजकल श्रमिकों और मालिकों के बीच जो विवाद होता है वह उद्योगों से प्राप्त आधिक्य को बांटने का है। पूंजीपति चाहता है कि वह लाभ के रूप में आधिक्य का अधिक भाग स्वयं ले लें, जबकि श्रमिक चाहते हैं कि मजदूरी के रूप में अधिक का अधिक भाग प्राप्त हो। टेलर ने इस समस्या के समाधान के लिए मानसिक क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें प्रबंधक तथा मजदूर दोनों ही पक्ष बंटवारे की ओर ध्यान न देकर आधिक्य के आकार को बढ़ाने का प्रयत्न करें और अंत में आधिक्य इतना विशाल हो जाएगा कि दोनों पक्षों को संतोषजनक हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। अगला है प्रमाणित कार्य का निर्धारण। देखते हैं प्रमाणित कार्य का निर्धारण मतलब सेटिंग अप ऑफ ए स्टैंडर्ड टास्क। देखिए, प्रमाणित कार्य से आशय है कि औसत मजदूर कार्य करने की उचित दशाओं में एक पारी में कितना कार्य कर सकता है। इसी के आधार पर प्रत्येक कार्य का प्रमापित समय निर्धारित कर दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन में कार्य के लिए प्रमापित समय के निर्धारण की निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है कि नहीं। देखिए, पहला इसमें है पहला है समय अध्ययन, दूसरा गति अध्ययन और तीसरा थकान अध्ययन, है ना। चलो समय अध्ययन के बारे में जानते हैं। समय अध्ययन में क्या किया जाता है, इसमें जो कार्य रहता है उसका प्रमाणित समय निकालने के लिए सामान्यतः एक औसत मजदूर को चुना जाता है। मतलब जो ज़्यादा आलसी ना हो और जो ज़्यादा मतलब वो ना हो, एक्टिव ना हो, मतलब औसत काम करता हो बराबर। फिर काम को विभिन्न हिस्सों में बांटकर स्टॉपवॉच की सहायता से प्रत्येक जो हिस्सा या अंश है उसको पूरा करने में मजदूर को कितना समय लिया गया है उसके बारे में मतलब उसका समय नोट किया जाता है। यह क्रिया निरंतर की जाती है, तभी कार्य का समय ज्ञान हो पाता है। एक कार्य के सभी अंशों में लगने वाले समय में मजदूर की निजी ज़रूरतों, थकान आदि के लिए अतिरिक्त समय और जोड़ दिया जाता है और यह योग भी एक विशिष्ट कार्य का प्रमापित समय कहलाता है। देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है, लेकिन एक औसत मजदूर के बारे में जानने से हमको ये ज्ञान हो जाता है कि लोगों को इतना समय तो लगेगा ही, है कि नहीं। अगर इसे कम समय में काम कर रहे मतलब वो एक्टिव है, और इससे कम ज़्यादा समय में लगा रहे मतलब वो डीएक्टिव है ना। तो यही बताता है कि यह कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए और तथा समय के अध्ययन करने में श्रमिकों के प्रतिनिधि का भी सहयोग लेना ठीक रहता है कि नहीं। तभी वो आवश्यक जानकारी भी देते जाते हैं कि कौन से मजदूर के साथ क्या परेशानी है या फिर संगठन के हित के लिए कार्य करते हैं। देखिए, अगला है गति अध्ययन। गति अध्ययन मतलब कार्य करने की गति। सीधी सी बात है, टॉपिक को देखते ही समझ आ रहा है ना। तो देखिए, गति अध्ययन को क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी बोलते हैं। प्रमापित समय के लिए समय का अध्ययन करने से पूरे गति अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें गति विशेषज्ञ द्वारा कारीगरों को निर्दिष्ट कार्य में शरीर के अंगों की अनावश्यक क्रियाओं को करने से रोका जाता है। इस प्रकार यह बेकार की जो गतियों को समाप्त करके श्रमिकों के समय और शक्ति का बचत करते हैं। बेकार की रीतियाँ मतलब जो कि टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। और जैसे अगर टाइम वेस्ट करने वाला काम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, व्यापार का हानि होगा। जो उत्पाद जितना सोचा गया था उतना समय पे बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, है ना।
तो उसका ध्यान दिया जाता है। अगला है, देखिए, थकान अध्ययन, है ना। देखो, थकान अध्ययन को बोलते हैं फैटिग स्टडी। देखो, गति में प्रदर्शनता उत्पन्न करने के बाद भी निरंतर काम करने का बोझ मनुष्य को थकान उत्पन्न करता है। मनुष्य को मतलब मजदूर को, है ना। और उस क्षण उसे आराम या आसन बदल लेने की आवश्यकता होती है। यदि थकान के बाद आराम नहीं दिया गया हो तो मजदूर की कार्यक्षमता में ह्रास उत्पन्न हो जाता है। यह आराम का समय भी प्रमापित कार्य के निर्धारण में जोड़ लिया जाना चाहिए, है कि नहीं। मतलब उनको जैसे कार्य का पैसा मिल रहा है तो आराम का पैसा मिलेगा, ऐसा वाला, क्योंकि वो आराम किस वक्त कर रहे हैं, कार्यों के बीच में कर रहे हैं, और उनको ये कार्य गैप का ज़्यादा पैसा समय नहीं मिलता। मतलब कुछ ही मिनट्स में उनको वापस भी आना होता है ना। सी क्या है, थकान अध्ययन। एक मिनट, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणालियाँ। देखो, तीसरा है थकान अध्ययन तो हो गया, है ना। अगला है प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणालियाँ, मतलब प्रेरणा लेके मजदूरी प्रणालियों को ध्यान देना। देखो, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत मजदूरों के लिए प्रमापित कार्य का निर्धारण कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इस प्रमापित कार्य को करने के लिए जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मजदूरी होती है, जो प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति होती है, उसको अपनाना आवश्यक है, जिससे कि मजदूर को कार्य के प्रमापित समय के अनुसार पूर्व घंटा मजदूरी पूर्व करा लेना, मतलब समय के पूर्व कर लेने पर अतिरिक्त प्रेरणा लाभांश प्रदान किया जाता है। मतलब प्रेरणा लाभांश को आप लोग बोनस भी बोल सकते हो, या फिर बोनस नहीं, ओवर टाइम बोल सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि उसने अतिरिक्त का कार्य किया है इसलिए उनको मिलता है। इस प्रकार दक्ष मजदूर की औसत प्रति घंटा मजदूरी निम्न श्रेणी की मजदूर की तुलना से अधिक होती है ना। देखिए, आगे देखते हैं, श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव व प्रशिक्षण। देखो, क्या है, सिलेक्शन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में श्रमिकों के वैज्ञानिक चुनाव व प्रशिक्षण का बहुत जोर दिया है। प्रत्येक श्रमिक प्रत्येक कथन के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, परंतु विभिन्न बुद्धिमत्ता एवं मनोवैज्ञानिक जांच के आधार पर उपयुक्त श्रमिकों का जो चुनाव किया जाना चाहिए। परंपरागत तरीके से श्रमिकों के चुनाव का कार्य अब फोरमैन या सुपरवाइजर का ना होकर भर्ती विभाग का होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट होगा तो श्रमिक को फोरमैन मतलब घूस लेके सीट दे सकते हैं ना, ये हमारे लिए खतरनाक होगा। देखिए, वैज्ञानिक ढंग से श्रमिकों का चुनाव कर लेने के बाद उन्हें जिस कार्य के लिए चुना गया है उसमें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि वह श्रमिक अपने कार्य में पारंगत हो जाए और कार्य को सुचारू रूप से समर्थ हो सके, है कि नहीं, मतलब कार्य को सुचारू रूप से चला सके। देखिए, अगला टॉपिक है सामग्री, उपकरणों व उत्पादन निर्माण कार्यों का, मतलब उत्पादन मांग निर्धारण का प्रमापीकरण।
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल टूल्स एंड राउटिंग। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत अच्छे मजदूर द्वारा प्रभावित कार्य को पूरा करने का लक्ष्य अपूर्ण ही रह जाता है यदि प्रबंध सामग्री, उपकरण, क्रियाविधि के लिए प्रमाणीकरण का ध्यान न दिया गया हो। तो फोरमैन और इंजीनियर को कच्चे माल की किस्मों का मानदंड तय करना चाहिए और उसी के हिसाब से माल क्रय करना चाहिए। और निर्मित मालों में एकरूपता उसके लिए बारिश नहीं होनी चाहिए और उनसे संबंधित जो परिस्थितियां हैं वो उनके फेवर में होनी चाहिए तथा मजदूरों के कार्य की तुलना करना भी संभव होता है ना। उसी प्रकार मशीनों तथा औजारों का प्रमाणीकरण भी होना चाहिए। एक प्रकार की मशीन तथा औजारों के प्रयोग में मशीनों का मरम्मत काम आता है ना, वे बाजार में ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो मजदूरों के कार्यों की तुलना करना भी संभव होता है। सामग्री व मशीनों के प्रमाणीकरण के साथ साथ उत्पादन मार्ग का निर्धारण भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अवयव है ना। इस प्रकार से देखते हैं, आगे देखते हैं प्रशासकीय पुनर्गठन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध की दिशा में भौतिक कार्य के अलावा लिखत पढ़त या नियोजन का कार्य बहुत बढ़ जाता है, जो दोनों कार्य एक फोरमैन नहीं संभाल सकता। अतः वैज्ञानिक प्रबंध में एक पृथक जो विभाग होता है नियोजन विभाग स्थापित किया जाता है और कार्य की भावी रूपरेखा, उत्पादन कार्य का मार्ग आदि तय करता है और साथ ही सभी मजदूरों को इसकी जानकारी दी जाती है। और उसके बाद नियोजन के आधार पर इंजीनियर आदि को कार्य संपन्न कराने का कार्य दिया जाता है, वो इसके हिसाब से प्रयत्न करते हैं। और कार्यकारी विभाग है, उसी की अनुमति से ही मशीनों की देखरेख होती है और औजारों का उपयोग होता है। आज के लिए इतना स्टडी करते हैं। थैंक यू।